वेल एनी हाउ अब हम लेक्चर जो है, अगर कल के लेक्चर से रिलेटेड जो है, अगर किसी के ध्यान में कोई क्वेश्चन है तो वो चैट सेक्शन में भी इवन मुझसे पूछ सकता है। इसके अलावा बीच में भी मुझसे चाहे तो वो पूछ सकता है क्वेश्चन वगैरह। तो यूजली हमारे पास जो कल का ओवरव्यू था वो सब का सब हमारे पास जो है डिपेंड कर रहा था डिजिटल कम्युनिकेशन के ओवरऑल जो प्रोसेसेस हैं उसके ऊपर। और जो हमने चीजें देखी थी वो बेसिकली मेन अपने कोर्स से रिलेटेड थी कि हमने इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें देखनी है, क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। तो हमने एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को अडॉप्ट किया, जिसके अंदर हमने देखा कि ओवरऑल कम्युनिकेशन है क्या, कम्युनिकेशन इन टेली कम्युनिकेशन क्या लाई करती है, why we use communication, what are the advantages, what are the disadvantages, how we can scale द ओवरऑल डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। हमारे कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरीके से हम चाहते हैं कि अपने इस कोर्स को यूटिलाइज किया जा सके। ये कोर्स प्रीवियसली हमारे पास जो हमने कम्युनिकेशन सिस्टम और सिग्नल सिस्टम्स एंड देन हमने प्रोबेबिलिटी मेथड्स इंजीनियरिंग का जो कोर्स है, जो कि एक्चुअल ऑफिशियल प्रीरिक्विजिट है इस कोर्स का, उसको हमने देखा था कि किस तरीके से ये उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है और कैसे इसके इनिशियल लेक्चर्स के अंदर हम उन चीज़ों को भी रिवाइज करते हुए अपने डिजिटल कम्युनिकेशन के एक्चुअल टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। तो स्टार्ट हमने जो है जो लिया था वो एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम से लिया था, और इसे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के थ्रू जो है उसे हम एडवांस करते हुए चले गए थे। तो बाय द एंड ऑफ द लेक्चर लास्ट टाइम हम अपनी कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम की तरफ पहुंचे थे, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक्स थे। इन ब्लॉक्स को हमने अपने इंटायर कोर्स के अंदर स्टडी करना है रिस्पेक्ट टू देयर ओवरऑल सब प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल जैसे फॉर्मेटिंग का ब्लॉक है, फॉर्मेटिंग के ब्लॉक के अंदर जो है हमने जो प्रोसेस डिस्कस करने होंगे उसमें सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। सो इट्स टाइप फॉर्मेटिंग टाइप का जो इस ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो ब्लॉक है उसको हम फॉर्मेटिंग कहेंगे। इसके अलावा कुछ मैंडेटरी ब्लॉक्स हैं जो कि किसी भी डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जिनमें हमारे पास फॉर्मेटिंग है, पल्स मॉड्यूलेशन है। इसके अलावा हमारे पास डिटेक्शन है, डिटेक्शन एट द रिसीवर एंड होती है। कैसे होती है, कैसे परफॉर्म की जाती है, तो जब हम रिसीवर की साइड पे आएंगे किस तरीके से हमारे पास डिकोडिंग, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, डिटेक्शन परफॉर्म की जाती है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड देन हमारे पास है फॉर्मेटिंग का अगेन रिवर्सल प्रोसेस होगा, जिसके अंदर हम ओरिजिनल मैसेज को दोबारा जनरेट कर रहे होंगे। तो इसके अलावा जो इसके ऑप्शनल ब्लॉक्स हैं वो भी बेसिकली हमारे पास डिस्कस किए जाएंगे इस कोर्स के अंदर, जिसके अंदर अगर हमने सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है तो सिक्योरिटी कौन सी टाइप की होगी, उसमें कौन सा ब्लॉक इनेबल होगा। लेट सपोज जैसे इंक्रिप्शन का ब्लॉक इनेबल होगा तो कितने टाइप की इंक्रिप्शन हैं, कौन कौन से इंक्रिप्शन सिस्टम्स यूजली प्रेफरेबल है। इसके अलावा मल्टीप्लेक्सिंग हम कैसे यूज करेंगे, मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। जो इसके एडवांस टॉपिक्स हैं यूजली मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स, उसके अंदर आपकी प्रेजेंटेशन उसमें रखी जाती हैं और आप से वो टास्क पूरा का पूरा परफॉर्म करवाया जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम है डिजिटल कम्युनिकेशन की, जो कि हमने पूरे कोर्स में डिस्कस करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप इसके थोड़े थोड़े प्रोसेसेस के बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो एज अ सीक्वेंस बेसिक सिग्नल प्रोसेसिंग फंक्शन जो है हमारे पास, जो यहाँ परफॉर्म हो रहे हैं, वो हमारे पास है फॉर्मेटिंग एंड सोर्स कोडिंग, बेस बैंड सिग्नलिंग, बैंड पास सिग्नलिंग। अब यहाँ पे बेस बैंड एंड बैंड पास सिग्नलिंग का आपने हमेशा याद रखना है। बेस बैंड सिग्नलिंग हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल की ट्रांसमिशन है, यानी जो हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। एंड बैंड पास क्या है, जब हम लो फ्रीक्वेंसी कैरियर जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है उसको हम मॉड्यूलेट करवाते हैं हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के ऊपर, तो ऐसी सिग्नलिंग जो है बेसिकली उसे हम कहते हैं बैंड पास सिग्नलिंग। ठीक है। तो अब ये दो टर्म्स यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगी। बिफोर मॉड्यूलेशन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है या जो सिग्नल है इन्फॉर्मेशन का, वो बेस बैंड कहलाता है। और एंड आफ्टर मॉड्यूलेशन यानी आफ्टर मॉड्यूलेटिंग ओवर हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर, वो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाता है, बैंड पास सिग्नलिंग। इक्वलाइजेशन बेसिकली हमारे पास नॉइस रिमूवल प्रोसीजर है, जिसके अंदर हम ओवरऑल रिसीवर एंड के ऊपर बेसिकली इसको परफॉर्म किया जाता है ताकि एसएनआर को इम्प्रूव किया जा सके और मॉड्यूलेशन के अंदर आने वाले जो नॉइसेज हैं उनको रिमूव किया जा सके। एंड देन उसके बाद इसका एट सम एक्सटेंट जो कि नेक्स्ट ब्लॉक के साथ लिंकेज होती है, वो ये होता है कि आप हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर को लो फ्रिक्वेंसी इंफॉर्मेशन सिग्नल से सेपरेट करते हैं। इसके बाद चैनल कोडिंग है। चैनल कोडिंग बेसिकली हमारे पास क्या है,
जो कि हमारे पास सिग्नल कंपेटेबल बनाती है चैनल के ऊपर ट्रांसमिट होने के लिए। मल्टीप्लेक्सिंग एंड मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स है, स्प्रेडिंग है, encryption in case of security if you are using synchronization, definitely ट्रांसमीटर एंड रिसीवर हमारे पास बोथ एंड्स के ऊपर सिंक्रोनाइज होने चाहिए, अदरवाइज जो सीक्वेंसेस जो इंफॉर्मेशन हमारे पास ट्रांसमीटर एंड के ऊपर भेजी जा रही है वो हमारे पास अगर रिसीवर एंड पे उस सीक्वेंस में रिसीव नहीं होगी, although एट सम एक्सटेंट रिसीव नहीं भी होती, तो उसके लिए सीक्वेंसिंग यूज की जाती है, बट both of these should be in sync. Then signal flow and signal processing steps in digital communication. Usually upper block के अंदर हमारे पास जो hierarchy है वो basically हमारे पास denote the transformation from source to transmitter, और इसके अंदर जो हमारे पास प्रोसेसेस लाई कर रहे होते हैं वो हमारे पास फॉर्मेट, सोर्स कोड, इनक्रिप्ट, चैनल इनकोड, multiplex, pulse modulation, band pass modulation, frequency spreading if we are using analog systems or integrating with analog systems, and then multiple access techniques for combining various signals such as voice, data, and video transmission services. एंड फॉर रिसीवर एंड यहाँ पर उसका बेसिकली क्या होगा, उसका उलट परफॉर्म होगा, डिनोट सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रिसीवर टू द सिंक। अब यहाँ पे क्या है, वही सारी चीजें हैं बट एट द रिवर्सल ऑर्डर, जिसके अंदर हमारे पास डिटेक्शन है, डीमॉड्यूलेशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्प्रेडिंग है, डिक्रिप्शन है, सोर्स डिकोडिंग है, एंड देन फॉर्मेटिंग इन द रिवर्सल ऑर्डर। सो इसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक्स बेसिकली हमारे पास सिग्नल फ्लो के टर्म्स में क्या प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन एंड डिटेक्शन ब्लॉक्स जो है ये बेसिकली हमारे पास किसी भी डिजिटल कम्युनिकेशन का जो है वो मॉडेम कहलाते हैं, यानी मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, और इसे हम बेसिकली ब्रेन ऑफ अ सिस्टम भी कह सकते हैं। और द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर कैन बी थॉट ऑफ एज द मसल्स ऑफ अ system, because uh, if we have the brain then we can move the muscles. If you don't have the brain, your body is just useless. So modulation and demodulation basically brain है आपकी overall communication systems के। So wireless communication disruption हमारे पास जो है वो किस तरीके से हो सकती है। For wireless application, the transmitter consists of a frequency up conversion stage to radio frequency signal and a high frequency amplifier and an antenna. Receiver portion consists of an antenna and low noise amplifier. तो जो ओवरऑल हमारे पास वायरलेस कंपोनेंट्स हैं, अगर हम डिजिटल कम्युनिकेशन को वायरलेस कंपोनेंट्स के हवाले से इंटीग्रेट करें तो इसके ट्रांसमीटर एंड के ऊपर दो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी अप कन्वर्जन होती है, जैसे हम ऑब्वियसली मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं, एंड देन लो नॉइस एम्पलीफायर्स है, जिसके अंदर हम सिग्नल टू नॉइस रेशियो को मेंटेन रखते हुए अपने कंप्लीट वायरलेस सिग्नल को जनरेट करते हैं और उसे आगे ट्रांसमिट करते हैं। ऑब्वियसली एट द रिसीवर एंड हमारे पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डाउन कन्वर्जन होगी एंड फ्रंट एंड रिसीवर डिमॉड्यूलेटर हमारे पास इंप्लीमेंट किया गया होगा। सो इन टर्म्स ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड इन टर्म्स ऑफ बिट्स ट्रांसमिशन, अगर हम प्रोसेसेस को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करके या उसे मजीद एक्सप्लिसिट फॉर्म में अगर हम एक्सप्लेन करें तो क्या होगा, तो उसके अंदर बेसिकली सबसे पहले तो आपके मैसेज सिंबल जनरेट होंगे, जो कि मैंने पहले कहा था कि आप डिजिटल ओरिजिनल मैसेज को जब आप डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो बिट्स अक्रॉस सिंबल जनरेट होते हैं। देन ईच सिंबल्स हमारे पास उनको अगर हम एम नंबर ऑफ सिंबल्स हैं या उनकी ग्रुपिंग जब हम करते हैं तो यूजली वो एम नंबर ऑफ सिंबल्स जो है वो उनके फाइनाइट नंबर ऑफ ग्रुप्स क्रिएट कर दी जाते हैं। एंड देन फर्दर अगर हम इसकी प्रोसेसिंग करते हैं तो इन सीक्वेंस इनके ऊपर जो है वो इनके ब्लॉक्स के ऊपर या इनकी ग्रुप्स के ऊपर जो है वो सीक्वेंस नंबर असाइन कर दिए जाते हैं। लेट सपोज 8 बिट ब्लॉक है या 4 बिट ब्लॉक है, तो उसके बाद फिर इनकी ट्रांसमिशन इजीली चैनल कोडिंग के थ्रू परफॉर्म की जा सकती है। For m is equal to 2, message symbol is binary just a signal bit, and for two system यानी two state operation है, either 1 or 0, so two state operation होगा। For the system that uses channel coding or error coding, a sequence message symbol becomes transferred to a sequence of channel symbols, code symbols, where each symbol is denoted by mu I। मतलब आप इसे किसी भी टर्म से डिनोट कर सकते हैं। mu I आपके पास एक उसकी चैनल सिंबल जो कि उसकी ग्रुप्स की फॉर्मेशन है, उसे उसने म्यू आई से कोड किया, आप उसे एआई से भी कोड कर सकते हैं, किसी भी मल्टी वेरिएबल से उसे कोड किया जा सकता है। तो बेसिक मकसद ये है कि अगर आप म्यू आई को लेकर चल रहे हैं उसके सीक्वेंसेस को, तो आगे चल के वो किसी भी कैरियर के साथ ए ऑफ सी या ए ऑफ एस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो एक कंप्लीट हमारे पास प्रोसेस का न्यूमेरिकल रिलेशनशिप एक्सट्रैक्ट करना आसान हो जाता है। तो आप प्रोसेस को जस्ट वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नथिंग मोर देन लेस, ताकि आप उस प्रोसेस को किसी इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सके।
Because a message symbol or a channel symbol can consist of a single bit or a group bits, a sequence of such symbol is also described as a bit stream. Definitely मैंने अभी आपसे बात की, तो जब आप उनको सीक्वेंस नंबर असाइन कर देते हैं तो वो इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स जो है हमारे पास ब्लॉक्स अरेंज हो जाते हैं। अब सीक्वेंस नंबर असाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास डिले इन ट्रांसमिशन या पल्स स्प्रेडिंग की वजह से रिसीवर एंड के ऊपर जो है वो इंफॉर्मेशन उस सीक्वेंस में अराइव नहीं होती या फिर उस डिले से अराइव होती है, तो आपका रिसीवर कैपेबल होता है कि उनको दोबारा से उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली इन ब्लॉक्स को अरेंज करे, उन्हें दोबारा डिकोड कर सके। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास किसी भी डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या हो सकती हैं? ओनली फॉर्मेटिंग, मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, डिटेक्शन एंड सिंक्रोनाइजेशन आर एसेंशियल फॉर डीसीएस। सो फॉर्मेटिंग बेसिकली ओवरऑल ब्लॉक हमारे पास क्या कर रहा होता है? ट्रांसफॉर्म द सोर्स इंफॉर्मेशन इनटू बिट्स and up to pulse modulation block, the information remains in the form of bit streams। ठीक है? Modulation is the process by which the message symbols or the channel symbols are converted to waveforms that are compatible with requirement imposed by the transmission channel। ठीक है? तो दो जो रिक्वायर्ड ब्लॉक हैं जो कि ट्रांसमिशन एंड पे हमें चाहिए होते हैं, वो है फॉर्मेटिंग, जो कि आपके पास ओवरऑल सोर्स इन्फॉर्मेशन को बिट स्ट्रीम्स के अंदर कन्वर्ट करता है। कैसे करता है वो, इसके सब प्रोसेसेस को जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें डिटेल में हम इस चीज की तरफ चले जाएंगे। एंड देन जो मॉड्यूलेशन ब्लॉक है उसके अंदर बेसिकली आप क्या करेंगे, जो चैनल कंपैटिबिलिटी से रिलेटेड ये इश्यूज को रिजॉल्व करेगा, मल्टीपल स्ट्रीम्स को कंबाइन करेगा और वो वेव फॉर्म्स जनरेट करेगा जो कि आपके इजीली ट्रांसफॉर्मेबल होगी चैनल के अक्रॉस। सो सिग्नल फ्लो ओवरऑल हमारे पास क्या हो सकता है? पल्स मॉड्यूलेशन इज एन एसेंशियल स्टेप बिकॉज ईच सिंबल to be transmitted must be transformed into representation of baseband waveform. The term baseband refers to a signal whose spectrum extends from near DC up to some finite value, usually less than few megahertz. So less than few megahertz and low frequency signal जो basically DC के अंदर होते हैं वो हमारे पास ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल को डिपिक्ट कर रहे होते हैं। बाद में चल के मॉड्यूलेशन ब्लॉक के अंदर जो है इन्हें हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के ऊपर मॉड्यूलेट करवा दिया जाता है। The pulse modulation block usually includes filtering और मिनिमाइजिंग द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। अब यहाँ पे जो फिल्टरिंग है ये बेसिकली आपके पास इक्वलाइजेशन टेक्निक होती है जिसके अंदर आप नॉइसेस को फिल्टर आउट कर रहे होते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो इक्वलाइजेशन है ये हमारे पास बिटवीन ब्लॉक्स भी जो नॉइसेस हैं, जो इंटरफेरेंसेस हैं, इंटरफेरेंसेस तो यूजुअली कम ही होती हैं, लेकिन बिटवीन ब्लॉक्स भी हमारे पास एसएनआर को मेंटेन कर रहे होते हैं। When pulse modulation is applied to a binary symbol, the resulting binary waveform is pulse code modulation or called as the line codes। लाइन कोड्स बेसिकली हमारे पास होपफुली आप लोगों ने कम्युनिकेशन सिस्टम्स में पढ़ते हुए आ रहे होंगे, यहाँ पे भी हम इनको डिस्कस करेंगे। तो खैर उनकी डेप्थ में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपके ओवरऑल कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर लाइन कोड्स को बड़ी डिटेल में पढ़ाया जाता है। बट अगेन जो लाइन कोड्स हमें रिक्वायर्ड है किस तरीके से ऑपरेट करते हैं उनको मैं किसी हद तक उन्हें एक लेक्चर है उसके अंदर कुछ सेक्शन है जिसके अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल जो आपके पास लाइन कोड्स हैं ये आपके पास ओवरऑल जो चैनल कोडिंग के अंदर जो है वो चैनल कंपैटिबिलिटी सिग्नल को जनरेट किया जाता है उस वहां पर यूज किए जा रहे होंगे। तो सिग्नल फ्लो स्टेप्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? अब अगर हम इन स्टेप्स को बहुत डिटेल में अगर हम एक्सप्लिसिट फॉर्म में देखें, सबसे पहले तो क्या होगा, आप ओरिजिनल सोर्स इंफॉर्मेशन जनरेट करेंगे। ओरिजिनल सोर्स इंफॉर्मेशन जनरेट करने के बाद उसके अक्रॉस क्या होगा, उसके अक्रॉस फॉर्मेटिंग का ब्लॉक आता है। फॉर्मेटिंग के अंदर सबसे पहले उसकी बिट स्ट्रीम्स जनरेट होंगी। बिट स्ट्रीम्स बेसिकली क्या है, आपके कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स हैं जिनके ऊपर आपने जो है ओवरऑल स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंगली जो है वो सीक्वेंस नंबर असाइन कर दिया गया है। उसके बाद ये अगर हम बीच में इस पे कोई भी सिक्योरिटी या डिक्रिप्शन वगैरह एनक्रिप्शन वगैरह नहीं लगाते तो क्या होगा, ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है जो सिंबल इन्फॉर्मेशन है ये हमारे पास आगे रेफर होगी पल्स मॉड्यूलेशन ब्लॉक के ऊपर, जहां पर इसके ऊपर चैनल कोडिंग अप्लाई होगी और लाइन कोड्स अप्लाई करके आप इजीली जो है वो इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। और इसे जब इसे प्रोसेसिंग इसकी कंप्लीट हो जाएगी तो आप इसे हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर जो कि हमारे पास HCFT है, कोई भी सिग्नल है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, उसे हम इस कैरियर के साथ जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो SIOFT थी उसके साथ मॉड्यूलेट करवा देंगे। तो डेफिनेटली आपके पास जो ओरिजिनल जनरेट होगा, जो ट्रांसमिटेड एंड के ऊपर जो सिग्नल जनरेट होगा वो अगर हम उसे
न्यूमेरिकल फॉर्म में या मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल यानी बेसबैंड सिग्नल होगा। एच सी ऑफ टी मीन्स हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर है, प्लस एन ऑफ टी जो कि हमारे पास ओवरऑल चैनल नॉइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सिग्नल ओवरऑल आपके पास रिसीवर साइड के ऊपर रिसीव होगा। अब एन ऑफ टी इंक्लूड करना लाजमी इसलिए है क्योंकि हम आइडियल सिनारियोज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम नेचुरल सिनारियोज डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास नॉइसेस भी इंक्लूडेड है। अब नॉइसेस हमारे पास मल्टीपल टाइप्स की हो सकती हैं, इनको हमने आगे चल के डिटेल में भी डिस्कस करना है। तो बट इनको नॉइसेस को इंक्लूड करने का मकसद ये है कि हम यहाँ पर नेचुरल सैम्पलिंग या फिर नेचुरल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। तो इन द रिवर्स फॉर्म, the receiver front end or the demodulator provides frequency down conversion for the each band waveform. The demodulator restores the R of t in its optimal shape baseband Z of t in the preparation of detection. अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, जो आपका डीमॉडुलेटर है इसको भी इटसेल्फ जो है वो खैर ये आगे में देखना है, इसमें 3 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया जा रहा होता है जिसके अंदर जो है इटसेल्फ डिटेक्शन होती है, सेपरेशन होती है एंड देन इक्वलाइजेशन होती है। तो अब यहाँ पे इन सारे प्रोसेसेस को जस्ट एक लाइन में अगर मैं समराइज करके बताऊं तो यहाँ पे यूजली वो आपकी जो पल्स शेप होती है उसे वो डिटेक्ट करता है और उसे एक्सट्रैक्ट करता है नॉइसेस के अंदर से। फिर उसके बाद अगले स्टेप के अंदर ये हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर से आपके पास लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन सिग्नल को सेपरेट करता है और उसके बाद उसे इक्वलाइजेशन के ब्लॉक से गुजारता है ताकि अगर उसकी एसएनआर जो है वो डिस्टॉर्ट हुई है या कम हुई है तो उसकी क्वालिटी को दोबारा से रिस्टोर किया जा सके। जब ये ओरिजिनल इंफॉर्मेशन एज इक्वलाइजेशन ब्लॉक से हमारे पास निकल जाता है जिसमें हमारे पास इंटर सिंबल इंटरफेरेंस भी है उसे रिमूव किया जाता है, तो उसके बाद आगे चल के ये इस इंफॉर्मेशन को आप डिकोड करके ओरिजिनल इंफॉर्मेशन इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली अब ये जो इक्वलाइजेशन, ये जो प्रोसेस है इसे हम इक्वलाइजेशन भी कहते हैं। Equalization can be described as a filtering option that is used in or after demodulation to reverse any degradation effect on the signal that were caused by the channel. Equalization becomes essential whenever the impulse response of the channel HCFT, जो कि हमारे पास overall high frequency carrier, is so poor that the received signal is badly distorted. तो इक्वलाइजेशन भी हमारे पास रिसीवर ब्लॉक के अंदर जो है वो एक तरह से ऑप्शनल ब्लॉक है। अब लॉन्गर डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए तो ये मैंडेटरी हो जाता है क्योंकि डेफिनेटली आपका सिग्नल जो है वो और ज्यादा जो है वो डिस्टॉर्ट होगा, लेकिन शॉर्टर डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए एट सम एक्सटेंट आपका सिग्नल इतना डिस्टॉर्ट नहीं होगा कि वो उससे ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाए। तो हैविंग सेड दैट, अगर हम जो कम्युनिकेशन की ब्लॉक डायग्राम है उसको अगर हम मजीद एक्सपेंड करें सब प्रोसेसेस के अंदर, तो हमारे पास जो प्रोसेसेस एक्सपेंड होते हैं वो हमारे पास है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के अंदर इटसेल्फ हमारे पास जो सब प्रोसेसेस हैं उसमें हमारे पास करेक्टर कोडिंग है, सैम्पलिंग है, क्वांटाइजेशन है एंड देन पल्स कोड मॉड्यूलेशन है। अब इन सब चीजों को हम एक्सप्लिसिटली डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर। एंड देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शनल ब्लॉक है जो कि सोर्स कोडिंग है। अगर हम प्योर करेक्टर बेस्ड इंफॉर्मेशन वगैरह यूज कर रहे हैं या सिंक्रोनाइजेशन हमें इन्फोर्स करनी है तो क्या होगा, उसमें प्रिडिक्टिव कोडिंग है, ब्लॉक कोडिंग है, इसके अलावा वेरिएबल लेंथ कोडिंग है। तो ये मल्टीपल टाइप की सोर्स कोडिंग हमने यूज करनी है। देन हमारे पास मेंटरी ब्लॉक है बेसबैंड सिग्नलिंग का, जिसके अंदर आपने जो है वो पल्स कोड मॉड्यूलेशन या वेव फॉर्म जनरेट करनी होती है वाया लाइन कोड, जिसमें हमारे पास जो है वो नॉन यूनिफॉर्म रिटर्न टू जीरो है, रिटर्न टू जीरो है, फेस कोडेड है, इसके अलावा मल्टी लेवल बाइनरी सिग्नल्स हैं। तो इस टाइप की हमारे पास वेव फॉर्म जनरेशन मैकेनिज्म्स हमने यूज करने हैं। देन इक्वलाइजेशन है, इसके अंदर भी हमारे पास सब प्रोसेसेस हैं। फिर उसके बाद बैंड पास सिग्नलिंग जो कि रिसीवर एंड के ऊपर है, इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप की डिटेक्शन है। एक है हमारे पास कोहेरेंट वर्सेस नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन। अब कोहेरेंट क्या है, नॉन कोहेरेंट क्या है, ये इटसेल्फ हमारे पास एक फर्दर कमिंग टॉपिक है जिसके अंदर हमने जिसको हम विद रिस्पेक्ट टू डिस्कस करेंगे पल्स शिफ्ट की, फेज शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग एंड एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग के हवाले से कोहेरेंट वर्सेस नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन को हम डिटेक्ट करेंगे। यूजली होता ही है कि इनका जनरल डिफरेंस मैं आपको ये बता देता हूँ कि कोहेरेंट के अंदर हमारे पास रिसीवर को ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होती है कि हमारे पास किस रेफरेंस से जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको कोड किया गया है। नॉन कोहेरेंट के अंदर हमारे पास रिसीवर के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती।
एंड देन उसके बाद चैनल कोडिंग है। अब इसके अंदर हमारे पास इसकी भी दो टाइप्स है। ये यूजली हमारे पास काफी एंड टॉपिक्स के अंदर है, जिसमें हमारे पास वेव फॉर्म स्ट्रक्चर कोडिंग है, और इसको भी फर्दर डिवाइड किया जाता है हमारे पास ऑर्थोगोनल, एंटीपोडल और कन्वेंशनल, टर्बो कोड, ब्लॉक कोड, सो इस टाइप के एडवांस टॉपिक्स है। बट अगेन जो आपके पास जो मेन टॉपिक है वो है हमारे पास मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स। ये यूजली आपके जो है वो इसको हम स्टडी भी करेंगे, और ये आपके प्रेजेंटेशन के आगे चल के टॉपिक्स भी होंगे। और इन टॉपिक्स को किस तरीके से हम एंटेना डिजाइन करते हैं इनके लिए, तो वो भी मैं आपसे इजीली यहाँ पे एक्सप्लेन आपसे कर दूंगा। तो इसके अलावा मैं एक सेशन भी रखूंगा कि किस तरीके से हम अपने एफआईपी मैं करवाता होता हूँ, मेरी हायरार्की क्या होती है, मेरा तरीकेकार क्या है, और किस टाइप के प्रोजेक्ट्स मैंने आप लोगों के लिए इकट्ठे करके रखे हैं। तो यूजली जिन्होंने सक्सेसफुली एंटेना का प्रोजेक्ट जो है वो मेरे साथ किया था लास्ट सेमेस्टर के अंदर, तो उनके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा एफआईपी को पिकअप करना, क्योंकि वो मोर लेस एक तरह से उस स्टेज के ऊपर है। मैंने जैसे आपसे कहा था कि उस कोर्स का मकसद ये था कि आपको एफआईपी के लिए प्रिपेयर किया जा सके, तो वो डायरेक्टली अपने एफआईपी के ऊपर जंप करेंगे। प्रोजेक्ट्स उनके मैं उन्हें प्रोवाइड कर दूंगा, तो डायरेक्टली वो अपने एफआईपी के ऊपर जंप करेंगे, और उनके पास टाइम काफी होगा अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। एंड यूजली हमारे पास जो सरसरी से थोड़ा सा मैं बता दूं, वो सिमुलेशन बेस्ड ही होती है। आपकी सारी हार्डवेयर जो हार्डवेयरिंग है, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है, वो सारी मैं खुद करवाता हूँ। तो कॉमसेट और मल्टीपल इंस्टीट्यूट की कोलेबोरेशन से, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो है, इसके अलावा क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है। तो जो कॉम्प्लेक्स जितनी भी फैब्रिकेशन होती जाएंगी, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट, ये कम्प्लीटली मेरी जिम्मे है। आप लोग के जिम्मे जो है वो कंप्लीट सिमुलेशन मॉडल्स होते हैं, उनकी डिजाइनिंग है। तो जो के और जो कैसे की जाती है, वो सब आप ऑलरेडी अपने एंटेना थ्योरी एंड डिजाइन के कोर्स के अंदर बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ चुके हैं। तो जो अगर एंटेनास के अंदर प्रोजेक्ट यूज करेंगे, उनको ये एडवांटेज ये होगा कि उनका लिटरेचर रिव्यू और उनकी स्किल्स ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, तो उनको एक पुश स्टार्ट मिल जाएगा अपने प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करने का। और बिलीव मी, अगर आप थोड़ा सा रेगुलरली और कंसिस्टेंसी, अक्सर लोग जो है वो लेट करते हैं, वो कंसिस्टेंट ना होने की वजह से कि नहीं हमें तो आता है तो हम नहीं होंगे, लेट नहीं होंगे। तो कंसिस्टेंसी अगर नहीं होगी तो प्रोजेक्ट लेट होता होता है। और ये ना सिर्फ मेरा प्रोजेक्ट या किसी का भी प्रोजेक्ट, आप ट्राई करें, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आप इजीली कभी भी उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, सो इवन एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल आप अपनी कंप्लीट सिमुलेशन एंड डिजाइन नोवेलिटी अचीव करके आपको मोर लेस 6 मंथ से ज्यादा नहीं लगते। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा कंप्लीट जो एमएस का ड्यूरेशन था वो 1.8 इयर्स का था। तो 1.8 इयर्स के अंदर विद पब्लिकेशन था, विद कोर्स वर्क था। तो इसके अंदर जो मैंने कंप्लीट कंसिस्टेंसी से मैंने काम किया, तो टोटल 6 to 7 मंथ मुझे लगे थे अपने डिजाइन को फाइनलाइज करने के लिए। तो आप भी इवन पोस्ट ग्रेजुएट के ऊपर अगर है, तो डेफिनेटली अंडर ग्रेजुएट के ऊपर जो है वो, अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी लगे तो विद इन अ मंथ और टू अगर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोग के लिए स्पेशल एक सेशन भी अरेंज करूंगा, जिसमें मैं अपने जो दो ग्रुप्स हैं, आप लोग के सीनियर्स के, वो एंटेनास के ऊपर जो काम कर रहे हैं, वो आपसे आके अपना काम भी शेयर करेंगे, आपसे अपनी फैब्रिकेशन टेस्टिंग वगैरह भी शेयर करेंगे, और जो उनके डिजाइन हैं, जिस डोमेन में वो काम कर रहे हैं, वो भी शेयर करेंगे। इसके अलावा मैं भी एक सेशन रखूंगा, ताकि कम्प्लीटली आप लोगों को जो चीज़ें आपको गूगल डॉक से मिल रही है, हम अपने इस फोरम का फायदा उठाते हुए उन चीज़ें मैं आप लोगों को वैसे एक्सप्लेन कर दूंगा। किस तरीके से आपने सुपरवाइजर चूज करना है, वो भी कुछ टिप्स हैं, वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो इट्स गुड इंटरेक्टिव सेशन, आप लोगों को काफी इसमें मजा आएगा। खैर, काफी हम दूर निकल गए मॉड्यूलेशन स्कीम्स की तरफ से, क्योंकि इसमें बेसिकली जो हमारे पास अल्ट्रा वाइड बैंड माइमो सिस्टम्स हैं, वो सारे के सारे हमारे पास जो है वो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स के अंदर ही आते हैं। ये माइमो सिस्टम्स के लिए दो मैडम्स हैं, वो आप लोग को उसके ऊपर बेहतर बताएंगे किस तरीके से एंटेना को डिजाइन किया जाता है। तो मुझे मुजम्मिल, डेफिनेटली मुजम्मिल ने एक बड़ा अच्छा काम किया था, मैडम ने इटसेल्फ काफी अच्छा काम किया। तो इट वुड बी वेरी वेलकमिंग कि अगर वो इन चीजों को देखते हैं। खैर, अपने टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में हमारे पास जो है वो
यूजली अब जिन पैरामीटर्स की मैंने बात की थी जो कि एडवांटेजेस में आते हैं, तो सबसे पहले हम वो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स देखते हैं जिसकी बेस के ऊपर किसी भी सिस्टम को एनालाइज किया जा रहा होता है। तो उसमें बेसिकली हमारे पास एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, यानी कितना एफिशिएंटली आप कन्वर्जन कर रहे हैं। मैट्रिक फिडिलिटी, मैट्रिक की फिडिलिटी मींस कि आप जो इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं वो जितनी आपके पास आउटपुट की फॉर्म में मिल भी रही है या नहीं मिल रही। और एसएनआर टिपिकली परफॉर्मेंस मैट्रिक है इसका। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स में यूजुअली आपके पास मैट्रिक डेटा रेट्स हैं, प्रोबेबिलिटी बिट एरर रेट है। इसके अलावा सिंबल ऑलरेडी नोन टू द रिसीवर है। विदाउट नॉइस डिस्टॉर्शन प्रॉब्लम वी विल नेवर बी मेक बिट्स एरर। अब विदाउट डिस्टॉर्शन इज फिशी, बिकॉज रियल सिस्टम्स के अंदर डिस्टॉर्शन के बगैर आप कंप्लीट कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, डेफिनेटली नहीं कर सकते। तो ओवरऑल की पॉइंट्स क्या है टेक अवे हमारे पास इस मेन लेक्चर से। यूजली हमारे पास जो है वो जो की पॉइंट्स हैं, ट्रांसमीटर मॉडुलेट एनालॉग मैसेजेस और बिट इन केस ऑफ डीसीएस और ट्रांसमिशन ओवर चैनल। receiver recreates the signals or bit from the received signal. Performance metrics of analog system is fidelity, और डिजिटल इट इज बिट रेट और एरर प्रोबेबिलिटी। तो ये चीजें आपने, ये पॉइंट बेसिकली आपने याद रखना है कि परफॉर्मेंस मैट्रिक हमारे पास एनालॉग सिस्टम का क्या है और डिजिटल सिस्टम का हमारे पास क्या है। जनरल इम्पेयरमेंट हमारे पास कितने टाइप की नॉइसेस हो सकती हैं। जैसे हमारे पास एडिटिव नॉइसेस है जिसमें हमारे पास थर्मल नॉइस आ जाती है, मल्टी ट्रांसमीटर इंटरफेरेंस है। मल्टीप्लिकेटिव नॉइसेस के अंदर रिले फेडिंग वगैरह आ जाती है। इसको हम बहुत डिटेल में, रिले फेडिंग को आप अपने सेवन्थ सेमेस्टर के अंदर वायरलेस कम्युनिकेशन का जब आप लोगों को सब्जेक्ट ऑफर होगा तो उसके अंदर आप बहुत डिटेल में इसको, रिले फीडिंग को आप पढ़ेंगे। बट एट सम एक्सटेंट यहाँ पर भी मैं आप लोगों को इसका हवाला दे दूंगा। इसके बाद है हमारे पास कन्वोल्यूशन नॉइसेस में टाइम डिले, मल्टी पाथ रिवर्बरेशन, एंड देन हमारे पास इको नॉइसेस वगैरह हैं। ये किस तरीके से आपने ओवरऑल टाइम डिले, मल्टी पाथ इफेक्ट आपके पास ओवरऑल चैनल को डिस्टॉर्ट करते हैं, वो आपने देख लेंगे। तो हमारे पास ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम को डिजाइन करने के क्या क्या हो सकते हैं, उसमें यह है हाउ टू डिजाइन एंड टेक इनटू अकाउंट ऑफ चैनल, रिसीवर एंड इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन। इन चीजों को आपने अपने डिजाइन में रखना है, बिकॉज दिस विल प्रोवाइड द सिस्टम दैट इज रिलायबल, एफिशिएंट एंड सिंपल। अब ये एक सिस्टम एट द सेम टाइम कभी भी हमारे पास रिलायबल भी, एफिशिएंट भी और सिंपल नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपस में एक दूसरे के साथ वेरिएबल हैं। अगर आपने एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो आपको सिंपलिसिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। लाजिम बात है, आप सिंपल के अंदर मल्टीपल रिजल्ट चेक पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे तो जिससे एफिशिएंसी तो इम्प्रूव हो जाएगी लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, सिंपलिसिटी रिड्यूस हो जाएगी। और रिलायबिलिटी, अब अगर आपका सिस्टम शॉर्टर डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए है तो रिलायबल है। जितना रिलायबल होगा उतनी सोर्सेज भी आपके ज्यादा लगेंगे, तो हो सकता है आपका सिस्टम उतना सिंपल ना रहे। तो ये सारे पॉइंट्स आपस में लिंक्ड है। एफिशिएंसी की टर्म हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं कि उसका स्पेक्ट्रल यूजेज हमारे पास ऑप्टिमम हो। टेम्पोरल यूज हो, टेम्पोरल यूज मींस कि आपके पास डेडिकेटेड चैनल एलोकेशन ना हो, आप उसको इजीली जो है वो मेंटेन कर सकें कि आप जिस जहां पर रिक्वायरमेंट आपके पास ज्यादा है वहां पे आप ज्यादा बैंडविड्थ एलोकेट कर सके। एंड देन पावर यूज, कितनी ओवरऑल पावर रेटिंग है उसकी, कितने पावर एफिशिएंसी वो यूज कर रहा है। तो ये चीजें आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी के अंदर लाई करती है। सिंपलिसिटी, सिंपल हार्डवेयर एंड सिंपल सॉफ्टवेयर। आप जितना आप सिस्टम को मजीद एफिशिएंट करते जाएंगे उतना आपके पास सिंपलिसिटी कॉम्प्रोमाइज होती जाएगी। रिलायबिलिटी मींस एक्यूरेसी एंड रिवर्सनेस। अब अगेन ये दोनों भी आपस में लिंक्ड है। आप ये दोनों आपस में कैसे लिंक्ड है, अगर आपने एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है और रोबस्टनेस इंक्रीज करनी है तो क्या होगा, आपकी हार्डवेयर के ऊपर बर्डन, ओवरहेड बढ़ता जाएगा। तो क्या होगा, सिंपलिसिटी कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाएगी। अब इसी तरीके से एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी के बीच में भी आपस में ट्रेड ऑफ है। आप अगर आप स्पेक्ट्रल यूसेज को मैक्सिमम कर रहे हैं, क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी जो है वो एट सम एक्सटेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। मैं नहीं कहता कि बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होगी, बट एट सम एक्सटेंट आपकी एक्यूरेसी, अब क्योंकि जितना चैनल स्विचिंग आपके पास मैक्सिमम होगी उतना आपके पास एरर आने के चांसेस भी ज्यादा है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा हमारे पास रिलायबिलिटी के ऊपर इशू आ सकते हैं। तो डिजिटल कम्युनिकेशन हमारे पास डैक और एडीसी यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कहाँ पे लगते हैं। यूजली आपके पास जो है डैक जो है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर आपके पास जो है वो ट्रांसमीटर एंड के ऊपर यहाँ पे,
और रिसीवर एंड पर यहाँ पर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन मेंटेन की जा रही होती है। The placement of DAC and ACK is up to the system requirement. They can be anywhere between the information sources and destination and the modulator and demodulator respectively. ये जब भी लगेंगे हमारे पास चैनल डिकोडर एंड चैनल इनकोडर के बाद ही इम्प्लीमेंट किए जा रहे होंगे। तो गोल्स क्या है हमारे पास? To maximize the transmission rate, to maximize the system utilization and to minimize the error rate. लाजिम बात है, हमने बिट एरर रेट को मिनिमम करना है to minimize the requirement bandwidth requirement. बैंडविड्थ एफिशिएंट होगा तभी तो हमारा सिस्टम आगे चलेगा, अदरवाइज जरूरत क्या है, हम एनालॉग सिस्टम को चला देते हैं। टू मिनिमाइज सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, यस वी डू रिक्वायर टू मिनिमाइज रिक्वायर्ड पावर। पावर एफिशिएंसी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, बट अगेन ये फैक्टर्स आपस में एक दूसरे के साथ को रिलेट करते हैं। तो अब क्या है डिजिटल सिग्नल नॉमिनोक्लेचर। अब जो हमने आगे टर्म्स यूज करनी है जिसमें जैसे मैंने सिंबल्स की बात की, एमएरे सिस्टम्स की बात की, तो ये बिट्स को आगे चल के हम जो है वो कुछ टर्म्स से डिनोट करेंगे। तो वो टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, जिसमें इंफॉर्मेशन सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होगा, डिस्क्रीट आउटपुट में कोई भी किसी भी कीबोर्ड से, माइक्रोफोन से, वॉइस की फॉर्म में। करेक्टर करेक्टर अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या हो सकता है, member of any alphanumeric symbol A to Z or 0 to 9 characters can be mapped to a sequence of binary digits। और इसको इनकोड करने के लिए हमारे पास ASCII कोड है या एपिसोडिक कोड है, इनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। डिजिटल मैसेज की अगर मैं बात करूंगा तो उनसे मुराद ये है बेसिकली आपके पास कंस्ट्रक्टेड फॉर्म ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सिंबल्स सच एज प्रिंटेड लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 26 लेटर और 10 नंबर्स, बेसिस सेवरल पंक्चुएशंस और 50 सिंबल्स आपके पास हो सकते हैं। इसके अलावा मॉर्स कोड है जो कि मार्क्स एंड स्पेस से रिप्रेजेंट की जा रहे हैं। एमएरे की अगर मैं बात करता हूँ तो वो ऐसा मैसेज होगा, डिजिटल मैसेज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द एरे ऑफ सिंबल। ठीक है, एम नंबर ऑफ सिंबल्स। तो नंबर ऑफ सिंबल्स वेरी कर सकते हैं, कहीं पे 4 सिंबल्स का सीक्वेंस होगा, कहीं पे 8 सिंबल्स का सीक्वेंस होगा। तो ये बेसिकली एरे है। डिजिटल वेवफॉर्म करंट और वोल्टेज वेवफॉर्म दैट रिप्रेजेंट्स द डिजिटल सिंबल। ठीक है, बिट रेट, ओवरऑल एक्चुअल रेट एट व्हिच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड पर सेकंड। ये बेसिकली आपके पास ओवरऑल डिजिटल नॉमेनक्लेचर है जो कि आपने ओवरऑल इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए रिप्रेजेंट करना है। ये बेसिकली हमारे पास ओवरऑल लेक्चर था जो कि आपके, जैसे हम कह सकते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर था। इसके अंदर हमने ओवरऑल एक डिजिटल कम्युनिकेशन के ब्लॉक को हमने ना सिर्फ डिस्कस किया, उसे हमने एक्सपेंड करके बताया भी सही कि किस तरीके से आपने पूरे कोर्स को लेके चलना है, आपके ओवरऑल कोर्स की हायरार्की क्या होगी, आपने कैसे इन चीज़ों को मैनेज करना है। तो इसके बाद अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर हमने काफ़ी डिटेल में चीज़ों को स्टडी करेंगे। कैसे स्टडी करेंगे उसका लेवल भी मैंने आपसे शेयर कर लिया है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशंस की तरफ। इसमें आप क्वेश्चन भी मुझसे पूछ सकते हैं क्या, इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आप वन बाय वन पूछना शुरू करें मुझसे। जी हाँ, आपको स्लाइड्स बिल्कुल मिल जाएंगी। स्लाइड्स मैं भी अपलोड कर दूंगा। आप लोग की जो नोट सेक्शन है वहाँ पर बुक भी अपलोड हो जाएगी आप लोग की। नो वरीज, बिल्कुल। आज अटेंडेंस रिलेटिवली कल की निस्बत कम है, आई डोंट नो व्हाई। फरीद या मैडम कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके आंसर कर सकता है। सर मेरा ख्याल टाइमिंग की वजह से। मैम टाइमिंग तो मेरे ख्याल में आपके शाम 6 बजे तक उन्हें सोते थे ना। तो बहरहाल अटेंडेंस अपनी मेक श्योर करें, क्योंकि यहीं से आपकी अटेंडेंस जो है, जब मैं वीडियो एंड करता हूँ तो आपकी लेट्स सपोज अगर 8 मेंबर्स हैं या 9 मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे जो है वो सीएमएस के ऊपर ट्रांसलेट उसी तरीके से हो जाते हैं जैसे कि आपकी डिजिटल अटेंडेंस होती है। क्योंकि आप लोगों की डिजिटल अटेंडेंस है, तो अगर अगेन यहाँ पर भी आप लोग अगर नहीं आएंगे और क्लासेस नहीं अटेंड करेंगे तो वहाँ पर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट होने का इशू बन सकता है ऑब्वियसली। जितनी क्लास लेट हो या वो हो, सिंस यूनिवर्सिटी में अगर हम 9 to 5 होते थे तो वहाँ पर क्लास लेट होने का या जल्दी होने की तो मेरे ख्याल कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं था। क्लास तो अपने टाइम पे होती थी जैसे आज है।
तो अगर कोई मेरा मतलब ये है सर कि शायद सो रहे हैं ना, इसलिए कल क्लास थोड़ी सी लेट थी तो सब जाग रहे, तो शायद आज सो रहे हैं, मेरा अंदाजा जी ये है। हाँ, जी हाँ, तो अगर आप उठ के आ सकते हैं क्लास लेने के लिए, मैं आ सकता हूँ, आप लोग से पहले लेक्चर प्रिपेयर कर सकता हूँ, तो इट मीन्स के वो चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। तो अगर उनकी अटेंडेंस कल को शॉर्ट होती है तो इट्स नॉट माई हेडेक, बिकॉज कल की इनिशियल अटेंडेंस मेरे पास है जो कि एटलीस्ट 16 मेंबर्स आप लोग के ऑनलाइन थे। तो इट मीन 16 मेंबर्स आपके इजीली क्लासेस ले सकते हैं। तो हाफ क्लास होने का मकसद ये मतलब ये है कि आपकी हाफ क्लास इस चीज को सीरियस नहीं ले रही, तो इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? अगर क्वेश्चन नहीं है तो क्विज अनाउंस कर दिया जाए, आप लोग क्या कहते हैं? सर क्विज के लिए ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? तो आप लोग क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे थे, मैंने कहा चले क्विज रख लेते हैं। अगर मतलब दो ही बातें हैं, मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूँ कि या तो सब कुछ समझ में आ गया या कुछ भी समझ नहीं आया, तो उसको बेहतरीन तरीका यही है जज करने का, आपका क्विज रख लिया जाता। खैर वो भी हम रखेंगे, मैनेज करेंगे। तो अगेन मैं सेशन जो आप लोग के लिए प्लान कर रहा हूँ, अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से, अपने डोमेन के हवाले से, तो वो मैं आप लोग के लिए कंप्लीट एक स्लाइड, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से एक लेक्चर शेयर किया था जिसमें हम कहते हैं हाउ टू चूज योर सुपरवाइजर। इस टाइप का मैंने सेशन किया है आप लोगों के साथ। जी और सर, बताएं। सर आपने एक किया था सेशन इस तरह का। जी हाँ, ठीक है। तो ये चीज चले, इस चीज को हम अगेन ताज़ा कर लेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, देखेंगे। उसके बाद मैं अपनी ओवरऑल प्रोग्रेस वगैरह भी आप लोग के साथ शेयर कर लूंगा, किस तरीके से हमारी रिसर्च ग्रुप के अंदर काम हो रहा है, रिसर्च ग्रुप के अंदर कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हमारे साथ काम कर रही हैं। आपकी जो सीनियर्स हैं उनको भी हम इनवाइट करेंगे, उनसे भी आपका रिस्पॉन्स लेंगे। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप कुछ मजीद जानना चाह रहे हैं FIPs के बारे में, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं सेशन के अंदर। सर जी, आप कह रहे थे कुछ क्विज अब किस तरह चलेगा, मेरा लैपटॉप भी खराब है, क्या करें इस लॉकडाउन में। जी मैं समझा नहीं, क्या कह रहे आप कह रहे थे कि क्विज लेंगे ना, तो क्विज हैं? आप जी जी। किस तरह से ऑनलाइन लेंगे, मेरा तो लैपटॉप भी खराब है, अब क्या करूँ। यार वहीद साहब, गैरत साहब, बस बहरहाल देखिए, आप अभी आपने ऐसी बात कर दी, अब मेरे पास इतने सारे आंसर है, मैं आपको क्या मेरी बात सबसे बेस्ट वन। जी जी, आप, जी जी, मैं एक बेस्ट बेस्ट आंसर जो है ना वो मॉडिफाई करके बड़ा अच्छा सा आपको देता हूँ। देखें, आप लोग का क्विज जो है वो बेसिकली अब डेफिनेटली वो ऑनलाइन होना है, ठीक है, यस सर, ऐसा ही है। और यस सर, इस वक्त आप मेरे साथ फुली इंटरेक्टिव है, ठीक है, यस, सही है। यस तो सर, जब आप, तो ये जब आप इंटरेक्टिव हैं, आप ऑनलाइन हैं, तो मोड कोई भी हो सकता है, आप फोन पे ऑनलाइन हो सकते हैं, आप अपने लैपटॉप पे ऑनलाइन हो सकते हैं, तो वो क्विज भी फॉर्म्स की फॉर्म में ही होता है, जिससे आपने जैसे गूगल अच्छा, फॉर्म फिल किया, तो वहां सही पर है आप, सर, सही है। मैं ये वो सर जी, असल में ये था कि लैपटॉप का जो चार्जर वाली जगह है, वो खराब हो गया है। अब लॉकडाउन है, बंदा कहा इधर तो मोबाइल की नहीं नहीं, दुकान भी नहीं है, लॉकडाउन को, लैपटॉप फिर कहाँ से बनता जी जी, वो लॉकडाउन असल में ना, वो मसला ये है कि वो लॉकडाउन सारा का सारा ना ऑनलाइन क्लासेस के लिए है। उसके अलावा आप लोग है। वैसे भी यस, बाहर जाएंगे, शॉपिंग भी करेंगे, अभी नहीं आपने ये नहीं भी सर बोल जी, दिया। सर जी, सच बताओ सर जी, मैं तो जब से किराया बाजार गया ही नहीं, और इधर हाँ, वैसे भी गाँव वाला अगर और आप गाँव वाकई वाला नहीं इधर है। गए, जी हाँ, अगर आप वाकई में नहीं गए तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैं अ, मैं ये नहीं जाता ही नहीं। तो